हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि है मौर्य काल से जुड़े हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने जैन धर्म से डाला था, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 30 ही क्वेश्चन डाले, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जैन धर्म से जो 30 क्वेश्चन वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ आप लोग इसमें भी शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्स पे भी दिया है और 20 ही क्वेश्चंस है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंदवंश की अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, यूनानी लेखों ने सेंड्रोकोटस के नाम से भी संबोधित किया। उन्होंने प्रथम बार उत्तरी पश्चिम और यूनानी प्रभुत्व सेल्यूकड निकेटर से मुक्त कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मौर्य प्रशासन की जानकारी का सबसे प्रमुख साहित्य स्रोत क्या है? तो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, यह पुस्तक राजनीति, अर्थनीति और सैन्य प्रशासन पर आधारित है, ना कि केवल अर्थशास्त्र पर। ठीक है, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी तुलना मैकियावेली ने द प्रिंस से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिनमें मौर्यकालीन समाज और नगर प्रशासन का विस्तार का वर्णन किया। ठीक है, उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में रखा, जैसे दार्शनिक, किसान, शिकार आदि में विभाजित बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय और प्रदर्शनीय भी कहा गया है। ठीक है, यह शिलालेखों और अभिलेखों में दिया गया है। ठीक है, देवनाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय और प्रदर्शनी का अर्थ है देखने में सुंदर। अशोक के नाम पर स्पष्ट उल्लेख मास्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। इन उपाधियों से अशोक की प्रजा के प्रति वात्सल्य और धार्मिक उदारता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था और इसका क्या प्रभाव, मतलब क्या महत्व है? तो 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ठीक है, इस युद्ध के भारी रक्तपात और देखकर अशोक ने हृदय परिवर्तन हुआ और उसने भैरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का संकल्प लिया और बौद्ध धर्म की ओर झुक गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो क्या उपगुप्त ने। ठीक है, उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अशोक को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। ठीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार अशोक अपने भतीजे निग्रोध के प्रवचनों से भी प्रभावित हुए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने राजकीय संरक्षण प्रदान कर इसे एक विश्व धर्म बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, यह झील गुप्त काल के गिरनार सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से बनवाई गई थी। ठीक है, बाद में सम्राट अशोक ने राज्यपाल दुशास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी। ठीक है, शक शासक रुद्रामण और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील में मरम्मत करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके काल में हुआ? तो ये हुआ पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के काल में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता गोलिप्युत तिस ने की थी। ठीक है, इसके संगीत में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ है। ठीक है, यहाँ से विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, मौर्य प्रशासन में आमत्य किसे कहा जाता है? उच्च अधिकारियों या सचिवों को। ठीक है, आमत्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग था। ठीक है, चाणक्य ने आमत्यों की नियुक्ति के लिए उपदा परीक्षण की सिफारिश भी की थी। इन्हें आमत्य में से मंत्रियों और प्रादेशिक प्रशासकों को चुनाव किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि क्या थी? तो प्राकृत भाषा, लिपि क्या थी? ब्राह्मी, मतलब देखो, भाषा प्राकृतिक, ब्राह्मी लिपि और करोष्टी, अरमेइक और ग्रीक। ठीक है, भारत में पाए गए अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम आई मीन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान में के अभिलेख खोराष्ट्री, ग्रीक और अरमेरिक लिपि में है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पहली बार अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष। ठीक है, मौर्य काल में एक बहुत ही संगठित गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। एक तो संस्था जो कि एक स्थान पर रहकर काम करने वाले, और दूसरा संचारा जो भ्रमण करने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, अर्थशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भी गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सांची के स्तूप का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? अशोक, सम्राट अशोक ने। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, स्तूप के 4 प्रवेश द्वार तोरण हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं अंकित हैं। स्तूप का अर्धगोलाकार ढांचा ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में नगर का प्रमुख क्या कहलाता था? नागरक या एस्ट्रोनोमिय। ठीक है, यूनानी स्रोत के अनुसार। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन मतलब 30 सदस्यों की एक परिदृश्य करती थी जो 6 समितियां में विभाजित थी। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे जो उद्योग, व्यापार, जन्म मरण, पंजीकरण जैसे कार्य देखते थे। नागरिक का प्रमुख कार्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और साफ सफाई को देखना था। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने अपने धम्मे के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महापात्र की। ठीक है, इनका उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। इनका मुख्य कार्य जनता में नैतिक मूल्य का प्रचार करना और कैदियों के कल्याण का ध्यान रखना था। इन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाए रखने का काम किया। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। ठीक है, यह गांधार जनपद की राजधानी थी और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह चाणक्य जैसे महान विद्वान आचार्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। यह न केवल मौर्य काल के बल्कि प्राचीन विश्व का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय था जहाँ छात्र राजनीति और युद्ध कला और आयुर्वेद सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। ठीक है, बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। इस हत्या के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और मगध का शुंग वंश का शासन शुरू हुआ। अंतिम समय में मौर्य समाज कमजोर हो गया था, भारी आक्रमण शुरू हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने किस शिलालेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है? तो कौशाम्बी, जिसे लघु स्तंभ भी लेख भी कहा गया। ठीक है, इसमें अशोक की रानी कारुवाखी और उनके पुत्र तिवर के दान का उल्लेख है।
यह एकमात्र उल्लेख है जिनमें अशोक की किसी रानी का नाम नहीं मिलता। बाद में समुद्रगुप्त और जहांगीर ने इस स्तंभ को अपने लेख में खुदवाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य काल में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। किसानों को अपनी उपज 1/6 भाग, कुछ मामलों में 1/4 कर के रूप में देना पड़ता था। कर वसूलने वाले अधिकार को समाहर्ता कहा जाता था। अशोक के लुम्बिनी अभिलेख में पता चलता है कि उसने वह कर की दर 1/8 कर दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? पर्ण। क्या थी? पर्ण। यह चांदी का सिक्का होता था जिस पर सूर्यदेव, चंद्रमा, पहाड़, पेड़ और जैसे चिन्ह अंकित होते थे। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। वेतन और वस्तुओं का मूल आमतौर पर पर्ण पे ही निर्धारण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो वो था अहिंसा और नैतिक जीवन। ठीक है। अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों का सार था। इसमें बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति दया, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान तथा प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा बल दिया गया। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखना था। तो ये हो गया हमारे मतलब मौर्य काल से संबंधित 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने देख ही चुके हो। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।